हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चले। इस वीडियो हम करने वाले हैं मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने इस वीडियो के लिए दिया है। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम पूरा नंबर्स का क्लासिफिकेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, किस तरीके से इसको नंबर्स को कैटेगराइज किया गया, उसके ऑल टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है। और ये सबसे बेसिक है, और हमें बेसिक यदि आएगा तो हमारा थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से समझ आने वाला है, ठीक है। ये क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सभी के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले बेसिक समझना चाहिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा यदि आपने कभी नंबर्स को फेस करना या उनको पहचानना कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है, तो आप इस वीडियो में सारा देख लेंगे। फ्रैक्शन भी हम देखें, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको डाउट नहीं रहेगा यदि आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं, ठीक है। और इससे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे कि एसएससी के क्वेश्चन होते हैं, एसएससी सीएचएसएल हो गया और जीडी हो गया, यूपी पुलिस में भी ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं। रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करना या इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना, तो हम इसको अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स लिखा हुआ, तो सबसे पहले नंबर समझ लेते हैं। तो हमारे जो इंडियन सिस्टम में रहता है, इंडियन में क्या रहता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9, ये इतनी डिजिट्स रहती हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से मिलकर क्या बना होगा? हमारा नंबर बना होगा, ठीक है। कोई भी नंबर बना होगा, इन्हीं डिजिट्स का यूज हुआ होगा। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं डिजिट्स का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर बनाना है, मैं बना लेता हूँ 5325। तो ये नंबर बनाया मैंने, तो इसमें देखिए 5 का यूज हुआ, 3 का यूज हुआ, 2 का यूज हुआ, 5 का यूज हुआ। तो इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम कोई भी नंबर बनाते हैं। आप लाख का बनाइए, करोड़ का बनाइए, 1000 का बनाइए, 10,000 का बनाइए, किसी भी डिजिट का नंबर आपको किसी भी कितने भी डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, तो आपको इन्हीं डिजिट्स का यूज करके आप नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। डिजिट्स कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम इनका। तो क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे नंबर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके कौन कौन से होने वाले, यदि आप पढ़े हो तो बताएं, है ना। चलिए मैं बताता हूँ। एक हो जाएगा रियल नंबर और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हो जाएगा रियल और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो रियल में क्या होता है और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम 11th में जनरली स्टार्ट करते हैं ना। 11th में इसका पूरा एक चैप्टर ही रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमें रियल नंबर से मेनली डील करना होता है, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। पहले आइए समझते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो ये नंबर लाइन होती है। इसके सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। इस साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस साइड क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है, और ये जो राइट हैंड साइड क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन में हम किसी भी पॉइंट पे कोई भी नंबर यदि रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। ये जितनी भी बड़ी नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन में कई सारे नंबर्स आते हैं। हर एक नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे ही क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए रियल नंबर क्या। मैंने बताया ऑल द नंबर रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन। जितने भी नंबर हैं नंबर लाइन में यदि रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उन्हें सभी को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। अब रियल नंबर का एग्जांपल यदि देखें तो एग्जांपल कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2, है ना। ये हो गई अपनी नंबर लाइन। बीच पे सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा। यहाँ कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश 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 कई सारा चलते जाएगा। 4 5 6 7 8 चलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हम इनफाइनाइट लिख दे। सिमिलरली -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, डैश 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 माइनस इनफाइनाइट यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 है, क्या इस नंबर लाइन पे दिख रहा है हमको? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या है? रियल नंबर है। 2 क्या है? इसका एग्जांपल है रियल नंबर का। मैं बोल देता हूँ 2.1। तो 2.1 देखिए यहाँ कहीं लाई करेगा। 2 और 3 के बीच में ये 2.1 यहाँ कहीं है। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 इस तरीके से चलते रहेंगे। तो 2.1 हो गया। कोई बोले 0.003, तो इसको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 और 1 के बीच में आएगा ये नंबर है।
तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। ऐसा नहीं समझते हैं कि जीरो के बाद डायरेक्ट वन आता है ना। अब आपको थोड़ा सा बड़े लेवल में जाके सोचना पड़ेगा। किसी भी दो नंबर के बीच हम इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं। कितने नंबर्स रहते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। आप गिन नहीं सकते, इतने सारे नंबर से बहुत सारे नंबर। कोई बोला 0.01, फिर कोई बोला 0.001, फिर कोई बोलते हैं 0.001। तो इतने सारे आप जीरो लगाते जाए, नंबर भी आपको मिलते जाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स रहते हैं। तो आप चाहे माइनस का लिख लें, कोई 0.1 लिख लें, माइनस का 2 लिख लें, तो इस साइड आ जाएंगे। तो नंबर लाइन में जितने भी हम ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 3/4, ये भी क्या है, इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपको नहीं आता होगा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, बट इस वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे। ठीक है। इस वीडियो हम ये सीखेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से कवर करें। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा रियल नंबर। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, जब भी कॉम्प्लेक्स नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या चलता होगा? थोड़ा सा कुछ कठिन टाइप सा ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स में दो चीजें आती हैं, रियल पार्ट भी आता है, इमेजिनरी पार्ट भी आता है। अब इमेजिनरी क्या होता है आप नहीं जानते होंगे, चलिए मैं बताता हूँ इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी मतलब जो एक्चुअल पे नहीं, जो एक्चुअल में नहीं है, इमेजिन बस कर सकते हैं उसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स की वैल्यू कोई लिख दे, या एक्स आप छोड़िए, अभी हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट है, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर कोई हम नेगेटिव नंबर लिख देते हैं। कैसा नंबर लिख देते हैं? नेगेटिव। और स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर होता नहीं है, लेकिन मैंने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिख दिया, तो इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू -1। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आप समझिए, पहले ये -2 था, -2 को क्या 2 इंटू -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू -1 मैंने लिख दिया। अब बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में ब्रेक हो जाता है, बट प्लस और माइनस में ब्रेक नहीं होता। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा a इंटू बी लिखा हुआ है, तो मैं इसको √a इंटू √b लिख सकता हूँ। ठीक है। यदि ये डिवाइड में लिखा हो √a अपॉन b, तो आप इसे लिख सकते हैं √a अपॉन √b। बट यदि यही प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो, a प्लस माइनस b यदि लिखा है, तो आप इसे √a प्लस माइनस √b बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कोई नंबर होगा और यहाँ प्लस लगा हो और कोई नंबर लिखा हो, तो आप मल्टीप्लाई की तरह यहाँ रूट को ब्रेक नहीं कर सकते कि आप √a कर दिया, प्लस लगा दिया बीच में √b, तो इस तरीके से ब्रेक नहीं होता। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ये ब्रेक हो जाता है, प्लस और माइनस के केस में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। तो यहाँ -2 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, इसको 2 इंटू -1 लिख सकते थे। तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? √2 इंटू √-1। और ये जो √-1 है, इसको क्या बोला गया? आयोटा बोला गया। क्या बोला गया? इसको बोला गया आयोटा। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, ये जो 2 था इसको तो निकाल लिया, बचा क्या? -1, तो हमने इसको -1 को अलग कर दिया। तो यही इसी को रूट के अंदर -1 को डिनोट करते हैं आयोटा से, और ये क्या हो जाएगा? √2 आयोटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? √2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। इसका फॉर्म, जनरल फॉर्म कैसा हो सकता है? कैसा लिखा आपको मिल सकता है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म कैसा हो सकता है? आप वो देखिए, a प्लस माइनस आयोटा b, ये इसका रियल पार्ट होता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जो b है, ये आयोटा के पास जो भी लिखा, आयोटा के साथ जो लिखा है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ओके। ये वाला पूरा रियल पार्ट है, बट ये कैसा? इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल भी आ गया, इमेजिनरी भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमने सबसे पहले देखा रियल और कॉम्प्लेक्स, तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ। हमें कॉम्प्लेक्स अभी नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है। चलिए आइए रियल नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो नंबर्स को हमने पहले दो पार्ट में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा पार्ट था? रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको रियल नंबर बता दिया, ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, उन्हें क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा?
उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट भी होगा, रियल पार्ट भी होगा। आयोटा वाला जो भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट। किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। यदि मैं पूछूं कि ट्रू फॉल्स में आप दे दीजिए, आप किस में दे दीजिए? ट्रू फॉल्स में दे दीजिए, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, √3 आयोटा इज रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स। फिर सेकंड में दे देता हूं, मान लीजिए 3/4 या 4/3, कुछ भी आप लिख लीजिए, इज रियल नंबर। ये तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा आपको लगेगा और आपसे क्वेश्चन भी बनने चाहिए। नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब जब क्वेश्चन ही नहीं बने। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जाना है। ठीक है, चलिए आइए अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करना है। किसका? रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में। जैसे हमने नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया उसे तरह रियल नंबर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करें। रियल नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे? रैशनल आएगा, रैशनल आएगा और इरेशनल आएगा। क्या आएगा? रैशनल और इरेशनल। सारी चीजें समझ आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि पहली बार नाम सुना है तो समझ नहीं आएगा। अभी इनकी सारी चीजों की डेफिनेशन, जैसे मैंने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर बताया। कॉम्प्लेक्स आपने कभी नहीं सुना होगा जो 6th 7th का होगा, बट यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैंने हर एक चीज को डिटेल में बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से रियल नंबर में कौन कौन से होंगे? रैशनल होगा, इरेशनल होगा। अब रैशनल किसे कहेंगे, इरेशनल किसे कहेंगे? अब देखिए ये दोनों अलग अलग होंगे, तभी तो इनको कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ी। ये तो कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती यदि दोनों सेम होते। तो है तो दोनों अलग अलग, लेकिन ये कैसा होगा ये कैसा होगा हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं उसको डेफिनेशन के द्वारा आपको बताता हूँ। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, तो इसमें पहले आपको क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। यदि इंटीजर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसके आगे मैं इंटीजर भी बताने वाला हूँ, आपको सुन लेना है थोड़ा सा डेफिनेशन। यदि आपको इंटीजर नहीं आता है तो मैं इसमें फिर से आपको एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इंटीजर जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। चलिए, रैशनल नंबर होता क्या है? नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। आप लिख लीजिए, नंबर रिप्रेजेंटेड in the form of p by q। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए? p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, बट q नॉट इक्वल्स टू 0। q की जगह कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये डेफिनेशन पहले समझते हैं। नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर क्या लिखा है? p एंड q, जो p है और q है दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, बट q नॉट इक्वल टू 0, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये फ्रैक्शन टाइप से लिखा है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में कभी भी मैथ में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। वो भी मैं अगले वीडियो में बता भी दूंगा, नॉट डिफाइन क्या, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, उसका भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, तो उसको भी मैं अगले पार्ट में बता सकता हूँ आपको। ठीक है, पहले आप इतना समझिए कि ऐसा कोई सा भी नंबर हो जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p की जगह भी इंटीजर होना चाहिए, q की जगह भी इंटीजर होना चाहिए, बट q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो नंबर कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो ये तो रैशनल नंबर के लिए होगा, लेकिन इरेशनल नंबर कैसे होगा? तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि इंटीजर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आप देखिए क्या होगा, ये नंबर लाइन जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये सेंटर पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आगे डैश 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 चलता रहे। इसी तरह -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
तो ये जो नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हीं को इंटीजर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंटीजर्स में क्या नहीं होना, पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हो 4/2, तो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलना कि ये तो भैया फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है तो ये क्या इंटीजर नहीं, ये इंटीजर है। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो आप इसे नहीं देखिए, आप इसे देखिए, ये क्या है, फ्रैक्शन लिखी हुई थी, लेकिन ये 4/2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल ही होता है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि भैया ये तो फ्रैक्शन थी तो ये इंटीजर नहीं, क्या इंटीजर बिल्कुल, ठीक है। पॉइंट में नहीं आना चाहिए। यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे 3/2 है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। यदि 1.5 आएगा तो ये इंटीजर नहीं, ठीक है। तो हम 3/2 को इंटीजर नहीं बोलेंगे, 1.5 को इंटीजर नहीं बोलेंगे। बट ऐसा कुछ लिखा है जिसका आंसर ऐसा आ रहा है 1 2 3 या माइनस में आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंटीजर भी यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई 100 बोले ये भी इंटीजर है, 1000 बोले ये भी इंटीजर है, माइनस का 1000 बोले वो भी इंटीजर होगा, माइनस का 3000 वो भी इंटीजर होगा, 0 भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ। और ये पॉइंट आपको ये याद रखना है, इंटीजर बोला है तो पॉइंट वाले नंबर्स नहीं हो, जैसे 1.1 कोई पूछे इंटीजर है, नहीं है। कोई पूछे -3/2 इंटीजर है, ये भी नहीं है। -5/2 ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके भी चेक कर लेना है। यदि फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है, कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है, फ्रैक्शन पे लिख देता है, तो बच्चों को बस यही रहता है कि फ्रैक्शन वाला तो नहीं होगा इंटीजर, तो आपको सिंप्लीफाई करके चेक भी करना पड़ सकता है ना। यदि उसका आंसर पॉइंट पे आ रहा है तो क्या नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। बट यदि 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है तो वो तो इंटीजर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इंटीजर क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैंने इंटीजर बता दिया, तो अब फिर से जंप करते हैं किससे, रैशनल नंबर पे। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर रैशनल नंबर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इरेशनल नंबर के भी एग्जांपल देता हूँ, तो दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी है, तो रैशनल नंबर एक बार देख लीजिए। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या होगा, मैंने डेफिनेशन पे क्या लिखा, p/q के फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, p एंड q क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वाला जो साइन होता है बिलोंग्स टू का साइन होता है, किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू। मतलब क्या हुआ बिलोंग्स टू का, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहीं कैपिटल z लिखा है, जैसा z लिखा है कैपिटल z, स्मॉल z नहीं लिखा है, कैपिटल z लिखा है, तो हम बोले इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है। तो p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, बट q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q की जगह 0 नहीं होना। तो आप एग्जांपल लिखिए अब इनके, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे 2/4 हो गया, तो 2 देखिए क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो 2 क्या है, इंटीजर है, चेक करिए, 2 इंटीजर है। q की जगह क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 भी क्या इंटीजर है। और क्या बोला, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, q की जगह 0 भी नहीं है, तो ये मतलब क्या है, रैशनल नंबर है। 2/4 क्या है, रैशनल नंबर। ये क्लियर है। यदि ऐसा लिखा हो 5/2, 5 में देखिए ये ऊपर p है, नीचे q होता है, तो p भी क्या है, इंटीजर। तो देखिए p की जगह 5 लिखा है, 5 क्या होता है, इंटीजर। 2 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। q की जगह 0 भी नहीं लिखा, मतलब कि ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, और जैसे मैंने 0/2 लिख दिया, तो देखिए p की जगह क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ q की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है। आप इन दोनों को चेक करिए, क्या ये दोनों इंटीजर हैं। देखिए 0 p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q की जगह 0 भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो 0/2 रैशनल नंबर है, बट ऐसा लिख दिया जाए 2/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं, ये तो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, लेकिन अभी वीडियो फिर क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाए। तो आपको रैशनल नंबर समझना था, रैशनल नंबर मैंने समझा दिया। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, q की जगह कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी नंबर लिखा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो p की जगह क्या है, q की जगह क्या है। यदि p इंटीजर है, q इंटीजर है, q की जगह 0 नहीं है, तो रैशनल नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोल दे 500, क्या बोल दिया, 500 बोल दिया, तो बताइए ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 500 डिवाइड बाई 1। कभी भी डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 500 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, तो p की जगह क्या है, 500, q की जगह क्या है, 1।
क्यू की जगह जीरो नहीं है ना, नहीं। पी भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया, दैट मींस ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम इर्रेशनल को बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया -202/9। तो बताइए, ये -202 लिखा है, ये p की वैल्यू है, q की जगह है 9 लिखा है, तो p भी इंटीजर है। -202 क्या होता है, इंटीजर होता है। मैंने बताया काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 या माइनस वाले हो प्लस वाले हो जीरो कुछ भी हो, इंटीजर ही होता है। q की जगह क्या है, जीरो नहीं है, q की जगह भी इंटीजर है, दैट मींस कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन को यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रैशनल नंबर का एग्जांपल भी होगा। तो ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। किसमें आते हैं, इरेशनल नंबर। अब समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने जैसे बताया डेफिनेशन पे, ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जाए, तो हमें क्या पता है कोई ऐसे नंबर होंगे। चलिए आइए आपको मैं बताता हूँ। डेसिमल एक्सटेंशन का भी पार्ट आता है इसमें, वो थोड़ा सा 9th क्लास में फिर पूरा चला जाएगा, तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। यदि जानना चाहते हो तो मैं इसलिए बता भी सकता हूँ। चलिए हो गया, बता देता हूँ एक बार। पहले इरेशनल नंबर बता देता हूँ, फिर डेसिमल एक्सटेंशन को भी बता देता हूँ। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जैसे मैंने बताया पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा देखते हैं। तो चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे मैंने क्या लिख दिया, √3। क्या लिख दिया, √3। यदि मैं √4 लिखूं और √5 लिखूं, अब इनमें से समझते हैं रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है। तो यदि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखो, क्या लिखो, इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो कि वो जो नंबर लिखा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये √3 है, 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। जैसे 1 का स्क्वायर अपन लिखेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 होता है। देखिए 1 के बाद 2 3 बचे ना, तो 2 और 3 जो नंबर है ये दोनों इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ क्या आता है 5 6 7 8, यदि ये भी लिखे हुए तो ये भी क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। यदि 4 लिखा हुआ है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। यदि स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, दोनों देखिए एक जैसे नंबर लिखे, एक ही नंबर लिखे और पेयर बन रहा है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्क्वायर रूट के बाहर। तो ये क्या इसे लिख सकते हैं 2। यदि हम इसे 2 लिख सकते हैं तो इसे 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। तो देखिए p की जगह इंटीजर, q की जगह इंटीजर, q जीरो नहीं है, मतलब कि ये रैशनल नंबर हो जाए। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, मतलब इसको हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2। दैट मींस कि ये रैशनल नंबर होगा। ये इरैशनल नंबर तो नहीं है। तो इरैशनल नंबर मैंने बता ही दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, इम्परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसा कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 23 को यदि आप ब्रेक करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। जैसे कि 4 का कितना होता है, 16 होता है, और 5 का कितना होता है, 25 होता है। तो 16 के बाद जो 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये स्क्वायर के बाहर नहीं, स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ पाएंगे। यदि बाहर नहीं आ पाएंगे मींस कि स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। यदि स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे तो ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रहेंगे। सबसे इरेशनल नंबर को पहचानना है तो कोई भी नंबर लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्क्वायर रूट के अंदर तो है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके चेक करना है क्या स्क्वायर रूट से बाहर आ रहे हैं या नहीं। यदि आ रहा है स्क्वायर रूट से बाहर तो आपको लाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें रैशनल नंबर के केस में भी, है ना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं, क्या बोल देता हूँ, 81 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, 81। जब 81 आपसे पता नहीं ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं पता, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 और 1 ये 9 है, इनको जैसे ये 2 से तो डिविजिबिलिटी रूल यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली बन जाएगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आगे की क्लास में बता दूंगा। आप समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 लिख सकते हैं। इसमें बचा कितना, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। मतलब कि रूट के 81 लिखा है। क्या लिखा है, 81 लिखा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3 मतलब कि देखिए इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। यदि पेयर बन रहा है तो ये इससे एक बाहर आ जाएगा और इससे भी पेयर बन रहा है तो इसका भी एक बाहर आ जाएगा। दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगा था तो मल्टीप्लाई, मतलब कि √81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। यदि इसे हम 9 लिख सकते हैं तो ये 9/1 हो जाएगा। p की जगह पे इंटीजर, q की जगह पे इंटीजर, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q की जगह 0 भी नहीं तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो √81 इरेशनल नंबर नहीं। आपको स्क्वायर रूट देख के बस ये नहीं बता दे कि ये रैशनल होगा या इरेशनल, ठीक है। आपको प्रॉपर चेक करना है, कैसे, ऐसे चेक करना है। यदि स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है तो आपको प्रेम पूर्वक उसे बाहर लाना पड़ेगा। यदि बाहर आ गया तो वो रैशनल हो सकता है, इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो रैशनल और इरेशनल आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा जो डेसिमल एक्सपेंशन का मैंने बात की थी, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स तो है, अभी मैं पहले डेसिमल एक्सपेंशन बता दूं तो रैशनलाइजेशन और क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं थोड़ा सा। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक जाएगा, या ऐसे कुछ, डेसिमल कितने डिजिट तक एक्सपेंड हो सकता है, वही लिखा हुआ है एक्सपेंशन, कितना बढ़ेगा, है ना। डेसिमल तो आपने सुना ही होगा, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगता है तो वही हो जाता है डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो उनके नाम से ही क्लियर हो जाती है, उनकी डेफिनेशन भी नाम से ही हो जाती है, बट आप लोग समझते नहीं है, यही दिक्कत है ना। आप उनका नाम ही नहीं समझते हैं, आप रट लेते हैं। रटना नहीं है मैथ्स को, है ना, हमें इजी करना है हर एक चीज। तो रटने से जितना ज्यादा आप बचेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा, आपको सीखना है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया दो टाइप से हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म, एंड हो जाएगा जिसका, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेट बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। टर्मिनेटिंग का मतलब किसी भी नंबर को जैसे हमने डिवाइड किया, जैसे मैंने डिवाइड किया 5/2, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 2 5 10। देखिए डेसिमल के बाद क्या हुआ, ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। यदि यही कुछ चलता रहता तो ये टर्मिनेट नहीं होता, रुकता नहीं। तो हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, 1/3 रख लेते, क्या रख लेते हैं, 1/3। अब देखिए 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ ऐसा कर लेते हैं तो आपको समझ आए थोड़ा सा। जब डिवाइड नहीं जाएगा तो कितने जीरो लगाएंगे, 3 का 0 टाइम्स करेंगे तो 0 आएगा, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। 3 3 जा 9 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। पॉइंट लगा है तो हम 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 3 3 जा 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। देखिए मतलब बार बार वही चीजें चल रही। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट इस केस में, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है। समझ गए बात को। यहाँ देखिए रिमाइंडर कहीं 0 आ रहा है क्या, फिर 1 आया, फिर आगे जाएंगे फिर 1 आएगा, फिर आगे जाएंगे फिर 1 आएगा। मतलब 0.3333 चलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, इज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता। देखिए रिमाइंडर मतलब ये जो बच रहा है, बच रहा ना, यहाँ ये 0 नहीं हो रहा। यही यदि इसको करते हैं 5/2 को, है ना, तो 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। फिर हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 0, और 2 5 जा 10। तो इस केस में देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0। बट इस केस में देखिए रिमाइंडर 1। फिर यदि आगे बढ़ाएंगे तो फिर 1 आएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 1 आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होता है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन इसमें, इस केस में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 है। तो यदि रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग का केस है। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। तो मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, इसका भी एक एग्जांपल दिया, ऐसे ढेरों एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब टर्मिनेट आपको समझ आया, जो एंड हो जाए, जो जिनका डेसिमल के बाद एंड है ना। जैसे ये 2.5 लिखा था, 2.55 भी हो सकता है, 2.069 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, टर्मिनेट नहीं हो मतलब चलता रह जाएगा। तो उसको मैंने समझाया, इसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 है। यहाँ तक का केस क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दो चीजें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं, दो पार्ट।
दो पार्ट में क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट मैंने बताया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1/3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा जैसे कि मैंने इसका 0.333333 ऐसे डैश डैश चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसको हम देखिए 3 हर बार रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा, रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, जो रिपीट होता है, 3 रिपीट होता है तो 3 के बार हम बार लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब होता है बार, क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया, इसके ऊपर ये जो हमने साइन लगाया इसे बोलते हैं बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो हमने इसको क्या दे दिया, बार दे दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ ऐसा लिखा हो 0.382, फिर लिख दिया 3822, फिर लिख दिया 38222, ऐसा चलता जा रहा है। देखिए यहाँ तो 32 आया था, 32 तो रिपीट है, लेकिन 82 और आ गया, तो ये सेम चीजें रिपीट नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो वही डिजिट रिपीट हुआ, वही डिजिट रिपीट हुआ, वही डिजिट। यदि 32 है तो 32 ही रिपीट होना चाहिए और कुछ रिपीट नहीं होना, तभी तो हम बार लगा पाएंगे। यदि हमने 32 के ऊपर ऐसा लिख दिया 0.32 बार लिख दिया, क्योंकि आप बोले 32 यहाँ भी आ रहा, 32 यहाँ भी आ रहा, 32 यहाँ भी आ रहा, लेकिन यहाँ देखिए एक 2 भी बढ़ रहा है, यहाँ तो 2 2 बढ़ गई है ना। इसमें क्या, ये कैसा लिखा हो 0.323232, इसमें 323232 बस ही रिपीट हुआ, लेकिन इसमें क्या हो रहा, पहले यहाँ 32 था, फिर 22 हुआ, फिर ट्रिपल, मतलब एक एक 2 बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीट तो नहीं हो रहा, सेम चीज तो रिपीट नहीं हो रही। जैसे यहाँ 32 था तो यहाँ 322 हुआ, यदि सेम चीज रिपीट होती तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बार के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो हम ये क्या मिला इससे, हमको क्या फायदा इससे, तो हम टर्मिनेटिंग नंबर, जितने भी टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्या, जो भी टर्मिनेटिंग होगा और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो सारे कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। बट ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से मैंने दो चीजें आपको बता दी, रैशनल वाला, इरेशनल वाला, उस तरीके से देखना, इस तरीके से देखना। यदि कहीं ऐसा लिखा हो 0.325, पहचानना हो कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो अब क्या बताएंगे, देखिए टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स कि ये रैशनल का एग्जांपल है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, जीरो के बाद पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आपने ये पहचाना, फिर क्या आइडेंटिफाई किया कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है, क्योंकि 333 बार हम आ रहा है, इसलिए हमने क्या इसको लिखा 0.3 बार। देखिए इसको रैशनल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 का जब हमने डिवाइड किया तभी तो ये आया, मतलब कि जब इसको हम 0.3 बार कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। 1/3 यदि लिख सकते हैं तो ये भी p की जगह भी इंटीजर, q की जगह भी इंटीजर और k की जगह जीरो भी नहीं है, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट इसे इरेशनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेशनल। यदि कहीं ऐसा एग्जांपल लिखा हो पॉइंट के बाद, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और वो रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम अब और आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो चीजें पढ़ ली हैं तो उसको आपको अच्छे से रिकॉल करके रखना है, ताकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, किसी तरीके से एग्जांपल दे सकता है। यदि पहले मैंने बताया था रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला एग्जांपल आता तो बन जाता, लेकिन यदि पॉइंट में कुछ ऐसा करके दे देता, इनफाइनाइट तक होता पॉइंट के बाद और चलता रहता, जैसे 3 2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऐसा आप कुछ देखते तो बता ही नहीं पाते ये कैसा नंबर होगा, ये रैशनल होगा, ये इरेशनल। तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा भी बता दिया कि यदि पॉइंट 0. ये तो पहली बात चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, डैश डैश, हमें कैसे पता चलेगा चलता जा रहा है, बाद में डैश 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 ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, या तो फिर ऐसे सिंपली लिख दिया जाएगा बार। तो ये इसका भी मतलब है, ये बार बार चलता जा रहा है।
ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रुक नहीं रहा, इसका रिमाइंडर 0 रहा, आने वाला नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी किसका केस है, रिपीटिंग का केस है, तो ये डेफिनेटली रैशनल नंबर ही लिखा हुआ है। तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब समझते हैं और आगे का क्लासिफिकेशन। तो नंबर्स को हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने समझा, रियल नंबर समझा। रियल नंबर क्या समझा, ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन रियल नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी होगा, इमेजिनरी भी होगा। ठीक है, इमेजिनरी किसे बोलेंगे, जो आयोटा के पास होगा, आयोटा बी, जैसे मैंने जनरल फॉर्म लिखा था ए प्लस आयोटा बी, या एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो जनरल फॉर्म हो गया इसका। और इसमें मैंने बताया था जितने भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, नंबर लाइन में कई सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 1.1, और दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पता चला मैंने। और फिर रियल नंबर को मैंने क्लासिफाई किया दो टाइप से, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल को भी मैंने डिटेल में बताया, इरेशनल को भी मैंने डिटेल में। अब रैशनल को कैटेगराइज करने की बारी, किसकी बारी है, रैशनल। RATIONAL लिखा हुआ। ठीक है, रैशनल को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। अब रैशनल में कौन होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। और क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, इंटीजर और फ्रैक्शन। क्योंकि रैशनल नंबर कैसे मैंने बताया, जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बताया ना, जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म। तो सारे फ्रैक्शन जो P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे, P और Q इंटीजर होंगे, बट Q की जगह 0 नहीं होगा, तो फ्रैक्शन सारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन। और इंटीजर, इंटीजर तो मैंने आपको उतने टाइम एक्सप्लेन ही कर दिया है, जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। यहाँ डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, -1 -2 -3 वाला भी चलेगा, लेकिन कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा। और मैंने बताया था कोई फ्रैक्शन वाला नंबर भी नहीं होगा, है ना। यदि ये फ्रैक्शन और इंटीजर एक ही होता तो इनको क्लासिफाई करने की जरूरत ही नहीं आती। क्लासिफाई किया मतलब कि ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इंटीजर किया हमने, फ्रैक्शन किया। फ्रैक्शन में क्या होता है, इंटीजर क्लियर होगा, मैंने उतने टाइम भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन कर दिया इसको। काउंटिंग नंबर होते हैं, 0 भी इंटीजर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, माइनस वाले भी हैं इंटीजर। ठीक है, और अब क्या होता है, फ्रैक्शन की बारी। किसकी बारी है, फ्रैक्शन की बारी है। हमने इंटीजर को समझ लिया था और अभी भी समझ लिया, फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ लिखा होगा, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा होगा, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। यदि 0 हो जाएगा तो रैशनल नंबर ही नहीं होगा, यदि रैशनल नंबर नहीं है तो फ्रैक्शन तो कभी भी नहीं होगा। समझिए बात को, यदि रैशनल नंबर है तभी तो इनको हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, यदि रैशनल ही नहीं है तो क्लासिफाई तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कोई इरेशनल नंबर लिख दूं, फिर पूछो कि ये फ्रैक्शन है क्या, तो बिल्कुल भी फ्रैक्शन नहीं होगा। होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा सर। इसी तरीके से यदि रैशनल है तभी तो इंटीजर बताएंगे तो फ्रैक्शन होगा, या तो इंटीजर हो सकते हैं तो फ्रैक्शन हो सकता है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, एक न्यूमरेटर में भी होगा, कुछ डिनोमिनेटर में भी होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। अब फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाइप्स। तो टाइप्स तो कई सारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ, है ना। फ्रैक्शन एक वो भी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा चीजें समझनी होती है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन सारी चीजें कर देता हूँ। तो हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें टाइप्स में समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड हो गया, और मिक्स्ड के बाद यूनिट लिख लीजिए आप, यूनिट फ्रैक्शन होती है, फिर लाइक फ्रैक्शन होती है, अनलाइक फ्रैक्शन होती है, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। तो टाइप्स आप लिख लीजिए, एक्सप्लेन भी मैं कुछ कर देता हूँ। 5 तक यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5। लाइक हो गया, यहाँ लिख लीजिए अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ। ठीक है, फ्रैक्शन की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 7 नंबर में आप लिख लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इतने सारे टाइप्स होते हैं।
तो मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, डिटेल में हम इसको अलग से डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, प्रॉपर लिखा है इम्प्रॉपर लिखा है ना। तो नाम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में बताया था, इसी तरह प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा 3/4 लिखा, क्या लिखा 3/4, ठीक है। अब 3/4 में मैं पूछूं, फ्रैक्शन तो है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर में जीरो भी है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछूं कि किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड यूनिट लाइक अनलाइक इक्विवेलेंट, किस टाइप का फ्रैक्शन है। तो आप क्या बताएंगे किस टाइप का फ्रैक्शन है। देखिए जो डिनोमिनेटर पे लिखा होता है ये टोटल पार्ट होता है, क्या होता है टोटल पार्ट, टोटल पार्ट, टोटल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा होता है फेवरेबल, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात चल रही होती है, वो फेवरेबल मान लेते हैं फेवरेबल, FABOUR, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर पे लिखा होता है टोटल पार्ट होता है, और ये जो जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ये ऊपर होता है। अब टोटल पार्ट फेवरेबल कुछ समझ नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ। 3/4 का मतलब ऐसा आप समझिए, ये कोई बॉक्स है, इसके कितने इक्वल पार्ट करने, 4 करने, टोटल पार्ट मतलब कि 4 इक्वल पार्ट्स करने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सारे सेम होना चाहिए, है ना। तो हमने ये जो बॉक्स है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल पार्ट तो इसके कितने हुए 4 हुए, लेकिन फेवरेबल कितने हैं 3, फेवरेबल 3 मतलब कि इसमें हम साइड कर दिए, कितने शेड कर दिए, क्या कर दिए शेडेड कर दिए, तो 3/4 है ना, 3 शेडेड है, टोटल कितने हैं 4। तो ये होता है टोटल पार्ट और ये होता है फेवरेबल, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, तो मैं आपको बताता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है टोटल पार्ट, मैंने बताया। तो जैसे आप ऐसे समझिए कोई भी फ्रैक्शन लिखिए तो टोटल पार्ट आप सबसे पहले आपको कहाँ देखना है, टोटल पार्ट में। टोटल पार्ट इसमें कितने 4, तो 4 में से आपसे कितने रुपीज मांग रहा है, मान लीजिए 4 रुपीज, आपके पास 3 रुपीज मांग रहे हैं, तो 3 रुपीज आप दे सकते हैं। तो ये क्या लिखा है प्रॉपर लिखा हो, क्या लिखा है प्रॉपर लिखा हो। जस्ट इसका मैं अपोजिट कर दूं 4/3, क्या कर दूं 4/3, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 4/3, मतलब 3 लिखा हुआ डिनोमिनेटर, मतलब कि आपके पास कितने रुपए 3 रुपए। अब मैं बोल रहा हूँ 4 रुपए आप दे दीजिए, तो दे पाएंगे क्या 4 रुपए, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो यही हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा छोटा, बट डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा। इसका न्यूमरेटर क्या होगा छोटा, डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा, बट इसमें क्या होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये तो समझने के लिए मैंने जो चीज बताई पहले वो आपको हमेशा याद रहे। कैसे याद रहेगा, टोटल पार्ट हमें देखना है, यदि प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानना है तो टोटल पार्ट देखना है। टोटल पार्ट आप देखिए, यहाँ 4 रुपए था, 4 रुपए है मेरे पास, 3 रुपए देना मैं दे सकता हूँ, 2 रुपए देना मैं दे सकता हूँ, 1 रुपए देना है दे सकता हूँ। तो ये क्या हुआ इम्प्रॉपर हुआ। लेकिन कहीं ऐसा लिखा है 3 रुपए है तुम्हारे पास, 4 रुपए देने नहीं दे पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप कि इसमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए बट डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर आप पहचानना सीख जाएंगे, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं आइए इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल क्या लिया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 4/3, 4/3 का मतलब क्या है ना, 4/3, 4 का डिवाइड करना है, किसी डिवाइड करना 3 से करना, 3 होगा कितना होगा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो आपको बस रिमाइंडर बच गया तो बचा ही लेना है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका क्या आया क्वोशिएंट आया, तो आप क्वोशिएंट को बीच पे लिखिए, रिमाइंडर को ऊपर लिखिए, और जिससे ये डिवाइड कर रहे हैं उसको तो नीचे लिखना है। तो ये क्या होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये होता है डिवाइडेंड, क्या होता है डिवाइडेंड, और ये होता है कोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है डिवाइजर। तो कोशिएंट को बीच में लिखना, रिमाइंडर को ऊपर लिखना, लेकिन डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे तो नीचे ही लिखना है। तो देखिए कोशिएंट इसका कितना है 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, कोशिएंट इसका है 1, रिमाइंडर भी इसका है 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं 3, तो 4/3 को हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये इसको पढ़ेंगे कैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, ये जहां ये लिखा हुआ है ना इसको बोलेंगे 1 होल, क्या बोलेंगे 1 होल। 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, आप उसको क्या बोलिए, जैसे 1 की जगह 2 लिखा होता तो मैं क्या बोलता 2 होल बोलता, यदि 3 होता तो 3 होल बोलता। तो इसको आप पढ़ सकते हैं 1 होल 1/3, क्या पढ़ लेंगे 1 होल 1/3,
ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, इसे पढ़ेंगे कैसे वो भी मैंने बता दिया। और इस 1/1/3 लिखा था, तो इन दोनों का आपस में क्या कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, और फिर जो भी आए इसमें प्लस कर दीजिए। 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई कराइए, फिर जो भी आए रिमाइंडर उसमें प्लस कर दीजिए, और डिवाइजर तो वही रहेगा, डिवाइड का। तो 3 और 1 का जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो 3 आया, प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4/3। देखिए हमने 4/3 को मिक्स्ड में किया, फिर जो मिक्स्ड में आया उसको हमने इम्प्रॉपर में कर दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैं यदि इसका जनरल लिखना चाहूँ, जनरल फॉर्म, जैसे मैंने इसका जनरल फॉर्म लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो ऐसा लिख सकता हूँ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जो मैंने लिया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, कोशेंट इसे लिख सकते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सेम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसको बताया कि कैसे कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड भी हो गया। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर 1 हो। ऐसी कोई सी भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है तो आप उसे यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। लाइक फ्रैक्शन, आप किसी एक फ्रैक्शन को देख के लाइक नहीं बता सकते। लाइक मतलब सेम, लाइक का मतलब क्या होता है, सेम। तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन तो होनी चाहिए, तभी आप लाइक बता पाएंगे, अनलाइक बता पाएंगे। ठीक है, तो लाइक मतलब सेम होता है, तो क्या सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, लाइक मतलब होता है सेम, तो सेम तो ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर सेम या डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम देख। इसका एग्जांपल जैसे 1/3, 2/3 ऐसा, तो ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है, एक से ज्यादा होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे, तभी तो हम देख पाएंगे कि डिनोमिनेटर इसका सेम है नहीं। एक ही फ्रैक्शन में आप कैसे बता देंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम, तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन होने चाहिए। अनलाइक भी मैंने आपको बताया, जैसे लाइक है तो लाइक का जस्ट अपोजिट। अनलाइक का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही आपको समझ है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो लाइक फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बाद में देखेंगे, यही आप इतना समझ लिया। फ्रैक्शन को मैंने इतने डिटेल में बता दिया। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन को भी मैंने इतने डिटेल में ले गया हूँ, तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। और क्लासिफिकेशन अभी बाकी भी है, तो हम और क्लासिफिकेशन आगे का देखते हैं। अब हम आ चुके हैं कहाँ, इंटीजर्स पे। अब फिर से आते हैं, किस पे आते हैं, इंटीजर। जैसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रैशनल को, इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन वाला हमने फ्रैक्शन का पूरा बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इंटीजर्स में और आते हैं। चलिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन होता है, जीरो होता है। होता है जीरो या नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ मान लीजिए नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस वाले, -2, -3, 1, 2, 3 ऐसा चलता जाता है। तो ये नंबर लाइन जो होती है, एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा यहाँ सीख लेते हैं। ये 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, आगे से चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को बनाने के लिए है ना, बनाने के लिए तो मैं खुद बना सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 तक लिख सकता हूँ, लेकिन जगह भी कम है थोड़ा सा, और टाइम भी कम है। तो 3 तक ही हर बार लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 3 तक ही लिखना है, क्या नहीं। नंबर लाइन में आप जहां तक रिप्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो नंबर लाइन में ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड से जब भी आप राइट साइड की ओर मूव करते हैं, तो नंबर भी आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए बोलते हैं -3, जब आपसे कोई पूछे -3 बड़ा या -1, तो -3 क्या होता है, छोटा होता है, बट -1 क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से जाने पे राइट साइड पे नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप यहाँ से समझिए, तो बड़ा होता है ना 1 से, तो यहाँ से हम जहाँ जाते जाते हैं तो नंबर भी क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो कोई पूछे माइनस का 300 बड़ा या माइनस का 100 बड़ा, तो माइनस का 300 इस साइड लिखा होगा, पहले -100 आएगा, -101 माइनस ऐसे चलता है, तो -300 कहीं यहाँ नहीं, यहाँ -100 रहेगा, तो कौन सा बड़ा होगा, -100 बड़ा होगा, है ना। और कोई पूछे 100 बड़ा कि 300, तो इसमें देखिए 100 पहले लिखा होगा, 300 बाद में लिखा होगा, तो जो बाद में लिखा होगा वही बड़ा होगा, तो इसमें 300 बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखते हैं। इंटीजर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई करके मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स में हम नेगेटिव, यदि नेगेटिव को छोड़ दे कम, जैसे मान लीजिए 0, इधर सारे पॉजिटिव, इधर सारे नेगेटिव वाले रहते हैं, है ना।
तो मैं बोल दिया नेगेटिव, तो नेगेटिव तो को छोड़ दें यदि तो क्या क्या बचेगा अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नेगेटिव को छोड़ दे तो पॉजिटिव बस तो बचेगा नहीं, नॉन नेगेटिव, क्या बोलेंगे नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ दे तो क्या बचेगा नॉन नेगेटिव, क्या बचेगा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है, क्या बचेगा नॉन नेगेटिव, नेगेटिव यदि हमने छोड़ दिया तो बचेगा नॉन नेगेटिव। क्यों नॉन नेगेटिव बोले, क्योंकि जीरो जो होता है वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये जीरो अपना होता है न्यूट्रल, क्या होता है न्यूट्रल, तो ना इसे नेगेटिव बोलेंगे ना इसे पॉजिटिव बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूट्रल। तो हमने क्लासिफाई किस तरीके से किया, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को सारे छोड़ दे तो कौन बचेगा नॉन नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव को अलग रखा, नॉन नेगेटिव को अलग। नेगेटिव में कौन कौन से सारे माइनस वाले हैं, -1 -2 -3 -4, ये सारे माइनस वाले आ गए। बट नॉन नेगेटिव कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता है, ये नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है ना। देखिए कोई सा नंबर नेगेटिव लिखा क्या, जैसे मैंने बताया 0 तो न्यूट्रल होता है, तो ये भी नहीं, और ये तो सारे पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव है ही नहीं। तो नॉन नेगेटिव कहां से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5, और ऐसे नंबर जो 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नॉन नेगेटिव बोलेंगे, और इन्हीं का दूसरा नाम होल नंबर होता है, क्या होता है होल नंबर, ठीक है। आपने होल नंबर पढ़ा हुआ, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो नॉन नेगेटिव नंबर लिखा हो या होल नंबर लिखा हो दोनों सेम ही चीजें होती हैं। आपको वो होल नंबर ना लिख के दे, नॉन नेगेटिव दे, तभी आपको समझ जाना है कि वो होल नंबर के बारे में ही बात कर रहा है। जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो डायरेक्ट होल नंबर ना लिख के नॉन नेगेटिव लिख देगा तो आप थोड़ा सा क्या हो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन नेगेटिव बोले या होल नंबर बोले बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो नॉन नेगेटिव बोलो या होल नंबर बोलो, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, नॉन नेगेटिव भी 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ होल नंबर का हमने जन्म करा दिया। अब देखिए दूसरी तरीके से क्लासिफाई करते हैं इसको, तो आप इनको होल नंबर को आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने इसको बताया कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर को, ठीक है। अब आते हैं एक तरीके से और क्लासिफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी क्या किया था, यहाँ लिख दिया था नेगेटिव, और नेगेटिव को सारे छोड़ दिया था तो नॉन नेगेटिव बचे, नेगेटिव को छोड़ दो तो सारे नॉन नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूँ, जीरो को अलग रख लेता हूँ, तो नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, तो अब कौन बचे, ओनली पॉजिटिव ही बचेंगे। कौन से बचेंगे, पॉजिटिव, कौन से बचेंगे पॉजिटिव। मैंने नेगेटिव को अलग किया, जीरो है हमारा न्यूट्रल नंबर, मैंने इसको अलग किया, ये हमारा पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे वाले नंबर आ जाएंगे, जीरो में तो ओनली जीरो ही रहेगा न्यूट्रल, पॉजिटिव में कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो पॉजिटिव इंटीजर बोले या इसी को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ किसका जन्म हो गया, नेचुरल नंबर का। पिछले टाइम हमने होल नंबर का जन्म कराया, इस बार हमने नेचुरल नंबर का जन्म कराया। तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो तो नेचुरल नंबर के बारे में ही बात हो रही है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है तो होल नंबर की बात हो रही है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 बट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है, ठीक है। और 1 2 3 4 5, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं क्या, यदि आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिए, ठीक है। अब यहाँ हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, इंटीजर का न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। और रैशनल नंबर को यदि रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल Q से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, कैपिटल Q से, ठीक है। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंट बताया, इंटीजर का भी बता दिया, पॉजिटिव और नेचुरल नंबर का भी बताया, और किसका मैंने बता दिया आपको मैंने बता दिया है होल नंबर का भी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपका डाउन हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे जो भी बचा हुआ है, लेकिन जितना भी मैंने बताया है तो बहुत डीप में चीजें बताई हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी नंबर लिखा हो तो आप उस नंबर को पहचान सकते हैं, ये इंटीजर है, इंटीजर में भी फिर टाइप्स मैंने बताए कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कैसा है वो आप बता सकते हैं। कोई नंबर लिखा हो तो रैशनल को क्लासीफाई कर सकते हैं, रियल कॉम्प्लेक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था।
साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको उनके कमेंट बॉक्स में आंसर भी पिन कर देने या वीडियो के लास्ट में मैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लगा दूंगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।